सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, उपनल कर्मियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वार्ता के बाद उपनल कर्मियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इसके बाद समान कार्य समान वेतन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसका लाभ 12 साल या फिर उससे अधिक की सेवा पर मिलेगा। चरणबद्ध तरीके से 12 साल की सेवा पर उपनल कर्मियों को लाभ मिलता रहेगा। जो भी कर्मचारी जिस विभाग में तैनात हैं उसी विभाग में वेतन मिलेगा। देहरादून पुलिस ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को अरेस्ट कर लिया है। बबली खातून और बॉबी खातून को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों महिलाएं फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर अवैध रूप से देहरादून में रह रही थीं। बॉबी खातून से बांग्लादेशी पासपोर्ट की फोटोकॉपी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक कोविड के दौरान दोनों महिलाएं अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस कर भारत आई थी। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही दोनों महिलाओं के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वालों की भी तलाश की जा रही है। पटेल नगर पुलिस दोनों महिलाओं से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन कालनेमी के बाद अभी तक कुल 19 बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। अल्मोड़ा में सल्ट के ढबरा स्कूल के पास विस्फोटक 161 जिलेटिन रॉड मिलने के मामले में एसएसपी ने खुलासा किया है। एसएसपी ने कहा है कि 2017 में सड़क का निर्माण किया गया था। तब से ठेकेदार ने एक किराए के कमरे में रखा हुआ था और उसके बाद ठेकेदार किराए के कमरे में ताला लगाकर चला गया। उसके बाद मकान मालिक ने कमरे का ताला तोड़ा और कमरे के कूड़े को बाहर फेंक दिया। इसमें जिलेटिन रॉड भी शामिल थी। वहीं पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके सहयोगी से भी पूछताछ की जाएगी। कि वहां पर एक 2015-16 से 17 के बीच में एक रोड का निर्माण चल रहा था। उस दौरान जो ठेकेदार था उसने वहीं गांव में कमरा लिया था तथा ये सब जो सामान था जिलेटिन वगैरह वो सब उसी कमरे में स्टोर करके रखे थे। जब सड़क का निर्माण काम जो भी आधा अधूरा बीच में वो जब छोड़ के चला गया तो वो उस कमरे को वैसे ही लॉक करके चला गया था और उसके बाद आया नहीं। तो मकान मालिक के द्वारा उसको बाद में अभी लगभग जून के महीने में उस कमरे का ताला तोड़वा के अपने लेबरों से उसको सफाई करा के जो भी सामान था उसको झाड़ियों में गिरा दिया, जिसमें ये जिलेटिन वगैरह भी थे। विकासनगर के पचवादून में अवैध निर्माण पर 8 बुलडोजरों के साथ एक्शन हुआ है। प्रशासन की टीम ने शक्ति नहर, डाक पत्थर, ढकरानी, ढालीपुर और कुल्हाल क्षेत्र में 111 अतिक्रमणों को चिन्हित किया। इसके खिलाफ रविवार से बुलडोजर एक्शन हुआ है। सोमवार तक 100 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया था। बाकी बचे अवैध निर्माणों को मंगलवार को ध्वस्त किया गया और इस दौरान एक मजार को भी ध्वस्त किया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर सालों से अतिक्रमण करके अवैध निर्माण किया गया था और लोगों को अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने यहां से अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। और 100 मकान का भी ध्वस्तीकरण कर दिए। आज 11 मकान बचे हैं, उसका ध्वस्तीकरण चल रहा है। इंजीनियर वालों के लिस्ट के हिसाब से हमने सारा ध्वस्तीकरण कर दिया। लास्ट मकान ये बचा है, आज समाप्त हो जाएगी। कितने ये मकान बनाए गए थे? ये 111 मकान बनाए गए थे सरकारी भूमि पे, इंजीनियर की भूमि पे। इसका सारा आप समाप्त हो जाएगा। बागेश्वर में खड़िया खनन को लेकर हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंदर सरकार को खनन परिवहन नियमावली को कोर्ट में देने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज सरकार से ये नियमावली कोर्ट में पेश नहीं हो सकी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि क्या नियमावली के तहत खनन का परिवहन हो रहा है और क्या जीपीएस सिस्टम वाहनों पर लागू है। इसके साथ ही कोर्ट में अवमानना नोटिस तत्काल देने के निर्देश दिए हैं और अब कल इस मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट बागेश्वर के खनन मामलों में हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और कोर्ट ने कई दिशा निर्देश खनन को लेकर जारी किए हैं। तो खनन अधिकारी और सरकार से रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया है। पूर्व में कोर्ट ने इसमें आदेश दिए थे जो राज्य सरकार की परिवहन नियमावली है खनिज की, उसमें जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल और उसका इंटीग्रेशन ई रवन्ना पोर्टल के साथ होना जरूरी है। तो जो डिटेल्स पेश की गई थी बागेश्वर के स्टोन क्रशर्स की ओर से, उनमें और जो नियम है उनमें क्या गैप है ये पेश करने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापकों में रहे दिवाकर भट्ट का मंगलवार को निधन हो गया। हरिद्वार स्थित उनके आवास पर मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से न्यूरो की समस्या से जूझ रहे थे।
दिवाकर भट्ट यूकेडी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और दिवाकर भट्ट ने यूकेडी के सदस्य रहकर राज्य स्थापना आंदोलन में भाग लिया। दिवाकर भट्ट को फील्ड मार्शल भी कहा जाता था और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत यूकेडी से ही की और बाद में कुछ समय तक बीजेपी में वो सक्रिय भूमिका निभाते नजर आए, लेकिन बाद में फिर यूकेडी में वापस लौट आए। वो राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। उत्तराखंड की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्य रहे दिवाकर भट्ट 79 साल की आयु में मंगलवार को दुनिया छोड़ गए। ट्रेड यूनियन नेता के तौर पर पॉलिटिकल सफर शुरू करने वाले दिवाकर भट्ट को उनके एग्रेसिव तेवर के चलते यूकेडी के संरक्षक इंद्रमणि बडोनी ने फील्ड मार्शल कहा था। उत्तराखंड राज्य के गठन को लेकर दिवाकर भट्ट टिहरी जिले की एक बहुत ऊंची चोटी खैट पर्वत पर चले गए थे। इसका असर ये हुआ कि तत्कालीन रण सिंह राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उनको बातचीत के लिए बुलाया। अपने करियर में दिवाकर भट्ट सिर्फ एक बार 2007 में देवप्रयाग सीट जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और उस दौर में जब बीसी खंडूरी के नेतृत्व वाली सरकार को बाहरी विधायकों के सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो यूकेटी विधायक भट्ट आगे आए। बदले में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अगले 5 सालों में भट्ट बीजेपी के इतने करीब पहुंच गए कि 2012 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के सिंबल पर लड़ा, लेकिन हार गए। यूकेटी के नेता तब उनसे खासे नाराज हुए। 2017 में एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भट्ट हार गए। अपना आखिरी चुनाव उन्होंने साल 2022 में यूकेटी के सिंबल पर देवप्रयाग से लड़ा, पर बाजी हाथ नहीं लगी। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरती चली गई। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक अपने अंतिम दिनों में दिवाकर भट्ट न्यूरो की दिक्कत के कारण परेशान रहे। देहरादून के निजी अस्पताल में उनका इलाज चला, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए। भट्ट अपने पीछे पुत्र और परिवार छोड़ गए हैं। वो उस दौर के नेता थे जिन्होंने संघर्षों के साथ राजनीति की। वो यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष रहे। यूकेडी बेशक अब उत्तराखंड में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पिछड़ गई है, लेकिन दिवाकर भट्ट सरीखे नेता पार्टी की पहचान को जिंदा रखे हुए थे। अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18, देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान देने और शोक संतप्त परिजनों को असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि दिवाकर भट्ट के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। राज्य निर्माण आंदोलन से लेकर जन सेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। और दिवाकर भट्ट के निधन के बाद यूकेडी के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती का कहना है कि उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। हमें गर्व है कि हमने उनके नेतृत्व में कई आंदोलन में सहभाग किया। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता और संस्थापक सदस्य काशी सिंह ऐरी ने भी पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि वो हमेशा पहाड़ के हितों को लेकर सोचते रहते थे। उनका जाना उत्तराखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्य फील्ड मार्शल स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी आज हमारे बीच नहीं रहे। पृथक राज्य में जो उनका योगदान रहा, उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में वो हमेशा अमर रहेंगे। आज हमारे बीच से उत्तराखंड राज्य आंदोलन का भी और उत्तराखंड राज्य की बेहतरी के लिए काम करने वाला एक बहुत बड़ा नेता दिवाकर भट्ट हमारे बीच से चले गए हैं। दिवाकर भट्ट के निधन पर बीजेपी और कांग्रेस ने भी शोक व्यक्त किया है। जब भी उनसे भेंट होती थी, उत्तराखंड के विकास के लिए किन विषयों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर हमेशा उनका फोकस रहता था। प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, उस समय भी उत्तराखंड राज्य के हितों के विषय उनके मन मस्तिष्क में रहते थे। आज हम लोग काफी दुखी हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण का एक आंदोलनकारी नेता हम सबको छोड़ चला गया। यह खबर बहुत ही दुखद है, कष्ट देने वाली है और निश्चित रूप से उन सभी लोगों को विचलित करती है
उन सभी लोगों को दुख पहुंचा रही है जो कि उन्हें इस रूप में हमेशा जानते हैं। और भगवान बद्री विशाल के कपाट मंगलवार को शुभ मुहूर्त पर बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड में स्थित चारों धाम की यात्रा विधिवत रूप से संपन्न हो गई है। मंगलवार को 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। मंदिर को करीब 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। 21 नवंबर से बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं शुरू हो गई थी। गणेश मंदिर, आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी स्थल के कपाट बंद होने के बाद वेद ऋचाओं का वाचन भी समाप्त हो गया था। सोमवार को माता लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजाएं आयोजित की गई। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ने सखी वेश यानी स्त्री का रूप धारण करके माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया। अंतिम दिन माता लक्ष्मी के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले उद्धव और कुबेर की मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर निकाला गया और मंगलवार को पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। देखिए, यथा समय भगवान का भोग लगा, रावल जी ने सखी वेश धारण किया, भगवती लक्ष्मी को अंक में लेकर के भगवान के पास रखे और तत्पश्चात भगवान की आरतियां लक्ष्मी नारायण की एक साथ हुई और तब पहले उद्धव जी बाहर निकले हैं, पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। कल मंदिर से बाहर हो गए, आज कुबेर जी भी बाहर निकल पड़े हैं। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार यात्रा व्यवस्था बेहतर रही, इसलिए रिकॉर्ड संख्या में यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस बार बहुत अच्छे दर्शन हुए, हर बार दर्शन अच्छे होते हैं, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। ठंड बहुत है, -18 डिग्री टेम्परेचर है और इस समय भी बिल्कुल कितना ठंड है, -10 डिग्री है और रात में तो 18 डिग्री हो जाता है। 98 से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। भगवान विशाल की कृपा से बहुत अच्छी यात्रा चली है और जैसा थोड़ा बीच में आपदा भी आई थी, लेकिन उसके बाद अब आज तक काफी यात्री आए हैं। अभी भी देखो, आज 25 तारीख को भगवान विशाल इतने सालों बाद इतनी देर में कपाट बंद हुए हैं, लेकिन पूरा जोश और पूरी भीड़ भाड़ है, तो काफी अच्छा रहा है ये साल। चाहते हैं कि अब ये भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो रहे तो अगले साल के हम उम्मीद में रहते हैं कि चलो अब जल्दी कपाट खुले, फिर सब लोग फिर दर्शन के लिए आए, तो इसलिए ये बड़ा बहुत पल है। इस बार की यात्रा किस तरीके की रही? यात्रा ठीक रही, वैसे तो यात्रा ठीक रही, बीच में जरा आपदा इनसे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये है कि अब ये तो भाई पहाड़ी क्षेत्र है तो बरसात में ये प्रॉब्लम तो होती है, फिर भी यात्रा बढ़िया रही। उत्तराखंड में इस बार रिकॉर्ड यात्रा हुई है। 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धाम में पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में करीब 17 लाख यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मंगलवार को कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का सफल समापन भी हो गया। अयोध्या में राम मंदिर में मंगलवार को धर्म ध्वजा को फहराया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने राम मंदिर को एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत बताया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मंदिर निर्माण का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास के पुनर्निर्माण का क्षण है। देश हर स्तर पर उन मूल्यों की तरफ लौटे हैं जो भारतीय परंपरा के करीब हों। अपनी जड़ों से जुड़ना किसी अतीत में लौटने की कोशिश नहीं बल्कि 21वीं सदी में नए भारत की नींव तैयार करने का प्रयास है। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में भी अयोध्या के राम मंदिर में फहराए गए धर्म ध्वजा का जश्न देखने को मिला। पार्टी ऑफिस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां जाहिर की। वहीं राम भजन भी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से गाए गए हैं। दशकों का जो हमारी प्रतीक्षा थी, आज विधिवत रूप से अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो ध्वजारोहण हुआ है, उस ध्वजारोहण के होने से जो राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया थी आज विधिवत रूप से संपन्न हुआ है। हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि भारत की आत्मा, भारत के सनातन का प्रतीक, भारत की संस्कृति और
उसके रूप में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका। देहरादून में गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और रेस कोर्स में बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने गुरुद्वारे में मत्था टेककर प्रार्थना की और शब्द कीर्तन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि धर्म और मानवता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर का महान बलिदान आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। हेमकुंड साहब जाने के लिए जो यात्रा अत्यधिक कठिन और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए अत्यधिक कठिन यात्रा होती थी, उस यात्रा को सरल बनाने के लिए गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का काम स्वीकृत करना होगा। ऐसे अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी सिख समाज के उत्थान के लिए हर संभव यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी हमने शिक्षा में विधेयक लाकर जो अल्पसंख्यक शिक्षा के अंतर्गत होने वाले लाभ हैं उसमें सिख समाज को भी सम्मिलित किया है, जिससे कि वो भी सभी लाभों को प्राप्त कर सके और उनको भी आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और यहां से संचालित होने वाली रेल सेवाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। रेल मंत्री ने रामनगर स्टेशन के पहाड़ी शैली में निर्माण और सौंदर्यीकरण पर सकारात्मक सहमति भी दी है। साथ ही यहां से नई रेल सेवाओं के संचालन को लेकर भी बात हुई। अनिल बलूनी ने कहा कि ये पहल गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने और उन्हें आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। देखिए हम चाहते हैं कि जो नया जो एयरपोर्ट आपको जो बना ना वो पहाड़ी शैली से बना, जो स्टेशन बना, तो इसको आपके वहाँ पर जिस तरह से पहाड़ की शैली है, आर्किटेक्चर है। सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सीएम योगी शिरकत कर रहे हैं। उसके साथ प्रयास कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। याद करिए, केरल से निकला हुआ एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत के सनातन की ध्वज पताका को सदैव के दिगंत तक ऊंचा करके मात्र 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारत का भ्रमण करते हुए भारत को जो ज्ञान दिया, भारत को जो प्रेरणा दी, आज भी पूरा भारत उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। ये भारत की धरती है। आज सिखों के 9वें गुरु, सिख परंपरा के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस भी है। याद करिए, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भारत की सनातन परंपरा को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए उस समय की उन आक्रांताओं को एक चुनौती दी थी और उनके साथ भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी भी शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प से कभी हटे नहीं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपनी शहादत दे, इसके लिए जब पंडित कृपा राम जी कश्मीर से उनके पास पहुंचे थे तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं से आपको तभी आप बच पाएंगे जब कोई बड़ा आदमी अपना बलिदान देगा। गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने गुरु और अपने पिता की ओर देख करके कहा कि आपसे बड़ा कौन है,
अगर आप स्वयं ही अपना बलिदान दें भारत के लिए, देश और धर्म के लिए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। आप सोचिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं, चार अपने पुत्रों को भारत की धर्म और संस्कृति के लिए, भारत को भारत के रूप में बनाए रखने के लिए बलिदान कर देते हैं। जब उनसे पूछा गया आपके सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी और जनसभा को संबोधित कर रखे हैं और वहां पर ज़बरदस्त भीड़ सीएम को सुनने के लिए पहुंची हुई है। तो लखनऊ में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं और स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी कार्यक्रम में पहुंचे हुए 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सीएम योगी। और भारत की ये ऊर्जा आज जिस नई दिशा में जा रही है, पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत भी है तो श्रेष्ठ भारत भी है। भारत की सुरक्षा कैसे होनी है, आज भारत देख रहा है। आतंकवाद का नेस्तनाबूद हो रहा है, उग्रवाद और अलगाववाद को पूरी तरह समाप्त करके ये नया भारत श्रेष्ठ भारत बनने को अग्रसर है। यहां विरासत भी है, विकास भी है, गरीबों का कल्याण भी है, युवा के उत्थान का मार्ग भी है, नौजवान के लिए रोजगार भी है, अन्नदाता किसान का सम्मान भी है और बहन और बेटी की सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है। ये है नया भारत। ये नया भारत अपने युवाओं से यही अपेक्षा करता है और ये अपेक्षा इसी बात को लेकर के, जिसको लेकर के 19वीं जम्बूरी आपसे अपील करती है। जो ये भव्य आयोजन है, ये भव्य आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के इन्हीं आह्वान को लेकर के, जो उन्होंने देशवासियों से अपील की है और देशवासियों के साथ इसके साथ जुड़ने का आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ जुड़ने के लिए, जिसमें युवा को प्रकृति प्रेम के साथ जोड़ना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना, राष्ट्रीय एकता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होना, यह कार्य अगर हम सब मिलकर के करते हैं तो देश की कोई चुनौती फिर देश की चुनौती नहीं रह जाएगी। पूरा भारत 140 करोड़ का भारत की समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज हम सब उन बातों के लिए स्वयं भी इन चीजों को देखते हैं। आज आप सब ने देखा होगा 19वीं जम्बूरी का थीम भी आयोजकों ने दिया है, विकसित भारत विकसित युवा। भारत विकसित होगा तब जब भारत आत्मनिर्भर होगा। भारत आत्मनिर्भर होगा तब जब ये युवा ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगी, स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगी। और उस भारत विकसित भारत की संकल्पना के साथ जोड़ने के लिए हम सब इस दिशा में प्रयास करें। आज यह हम सबको मिलकर के करना है। याद करना, सफलता तब प्राप्त होती है जब सामूहिकता होती है, एक टीम वर्क होता है, अनुशासन होता है, हम सबकी ऊर्जा एक दिशा में लगती है और हर व्यक्ति नेतृत्व पर विश्वास करता है तो उसके वास्तविक परिणाम हम सबके सामने
उसी रूप में देखने को मिलते हैं। युवा संकल्प जग जाए तो इतिहास बदल जाता है, युग परिवर्तन हो जाता है। जब किसी राष्ट्र का युवा जागृत होता है तो उसका वर्तमान तेजस्वी होता है और उसका भविष्य अजेय हो जाता है। आपके सामने स्वामी विवेकानंद उदाहरण है, भगत सिंह उदाहरण है, चंद्रशेखर आजाद उदाहरण है, मेजर ध्यानचंद भी आपके सामने उदाहरण है और अनेक ऐसे उदाहरण जो मैंने आपके सामने दिए भी, जिसमें यह सिद्ध किया है कि आयु कभी इतिहास बनाने में बाधा नहीं बनती है। आपके लिए कोई बाधा नहीं। हम सबको भारत की इस परंपरा पर, जो भारत के ऋषियों ने हमेशा से इस बारे में कहा, ये जमहूरी, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि 2025 के शुरुआत में इस सदी का महाकुंभ का आयोजन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था और इस समय युवाओं के इस महाकुंभ के साथ 19वीं जमहूरी के साथ जुड़ने का अवसर हमें यहां मिल रहा है। ये भी एक महाकुंभ है और मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा कि युवाओं, याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा कहती है, आनो भद्रा कर्तवो यंतो विश्वत, यानी ज्ञान जहां से भी मिले उसके लिए द्वार खुला छोड़ो। देश भर से आए हुए युवा जब आपस में मिल रहे हैं, भारत की विविधता को 19वीं जमहूरी के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं और संकल्प वही जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और युवा भारत, उस भारत की एकता को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना है। युवा साथियों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, स्काउटिंग केवल खेल नहीं, ये केवल एक अभ्यास नहीं, ये केवल एक यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं है। यह चरित्र और सेवा पर आधारित एक जीवन पद्धति है और आज देश के दुनिया के अंदर 170 से अधिक देशों में स्काउट एंड गाइड इस विचार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तेजी से बदलती हुई दुनिया, नई तकनीक चुनौतियों के बीच स्काउट गाइड युवा पीढ़ी के को कौशल के साथ साथ चरित्र निर्माण, जिम्मेदारियों यानी ऑनरशिप लेने का जवाबदेही और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए ही तैयार करने का एक सक्षम मंच है। विकसित युवा, विकसित भारत, आत्मनिर्भर और स्वदेशी भारत, स्वच्छ एवं विकसित भारत, ग्रीन एंड सस्टेनेबल भारत, ये नारे नहीं, 21वीं सदी के भारत का संकल्प है। इस संकल्प का सबसे शक्तिशाली स्तंभ है वह आप सभी युवा हैं और उन युवाओं के माध्यम से ही हम इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है 61 वर्षों के बाद ये राष्ट्रीय जमहूरी उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रही है और इस अवसर पर 61 वर्ष पहले साधन नहीं रहे होंगे। जिन्होंने 61 वर्ष पहले की जमहूरी को देखा होगा, आज की जमहूरी को देख रहे होंगे, उसमें और आज में उन्हें आधुनिकता दिखाई दे रही होगी, कुछ नया दिखाई दे रहा होगा। उस समय साधन नहीं थे, आज साधन भी है और आधुनिकता भी, और इसके साथ ही आधुनिक प्रबंधन के साथ ही भारतीय संस्कृति का
वैश्विक समन्वय भी ये जमहूरी प्रस्तुत करने का कार्य कर रही है। डिजिटल व्यवस्था, ग्रीन कैंपस, मेडिकल की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, ग्लोबल विलेज, एडवेंचर जोन और सांस्कृतिक मिलन, ये सब उत्तर प्रदेश की नई क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर रखने का एक लघु प्रयास है। उत्तर प्रदेश आज नए आत्मविश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और स्काउट गाइड इसका एक प्रेरक शक्ति के रूप में इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी युवा ऊर्जा से जुड़े हुए भारत भर से और दुनिया के कई देशों से आए हुए युवाओं का आह्वान करूंगा कि वह दुनिया की चुनौतियों को स्वयं देखें, महसूस करें। दुनिया की इन चुनौतियों का सामना करने में हमारा युवा किस रूप से सक्षम होता है, इसको भी एहसास करें और अपने देश भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमारे स्तर पर क्या क्या कार्य आगे बढ़ सकते हैं, उन कार्यों को आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी अपने स्वयं की पढ़ाई लिखाई को कुछ समय के लिए स्थगित करते हुए भारत स्काउट गाइड की इस नेशनल जमहूरी का हिस्सा बने हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सभी का हृदय से उत्तर प्रदेश की इस धरा पे हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके इस पूरी जमहूरी के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त, उनकी पूरी टीम, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्य आयुक्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हुए, एक सफल आयोजन के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।